हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, जिसको अपने अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं। बच्चों ये एक प्रकार का क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं, लगातार अपने इनको स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं में से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में ER से बोलते हैं। बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आपको याद है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग मिलते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो कि सिंगल लेयर के द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं, और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं, इनके चारों तरफ किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल आल्सो इनको बोलते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार आज अपने स्टडी करेंगे ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल है, इसके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन यानी एकल झिल्ली का आवरण मिलता है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर है, याद कीजिए किस कैटेगरी के अंदर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण मिलता है, और वो झिल्ली किससे मिलकर बनी रहती है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपो का मतलब लिपिड्स, और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले ये जो ER है, सेल के अंदर जो ER है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गार्नियर ने सबसे पहले इसको देखा और इसको क्या कहा, इरगैस्ट्रोप्लास्ट इसको कहा। क्या कहा, इरगैस्ट्रोप्लास्ट कहा। सबसे पहले किसने देखा, गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर देखा और इसको क्या कहा, इरगैस्ट्रोप्लास्ट कहा। इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक जो नाम है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया, इट इज गिवन बाय पोर्टर इन 1945। पोर्टर के द्वारा ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया। तो वास्तव में हकदार कौन है, क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट टू पोर्टर। पोर्टर ने ही इसका नामकरण किया। बच्चों अब बात करते हैं इसकी अक्रेंस की। प्राप्ति स्थल मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है कि जो ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें सभी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स और RBC इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करते हैं इसके घटक, इसके कंपोनेंट की, कि कौन कौन से घटकों या कंपोनेंट से मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें 3 प्रकार के घटक हैं। 3 प्रकार के घटक है। पहला जो है वो सिस्टर्नी कहलाता है, सेकंड इज वेसिकल, थर्ड इज ट्यूबुल्स। फर्स्ट जो सिस्टर्नी है, सेकंड वेसिकल्स, इसको पुटिकाएं भी बोलते हैं, थर्ड इज ट्यूबुल्स, इसको क्या बोलते हैं, नलिकाएं। तो ये 3 जो घटक हैं, तीनों घटक आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों यहाँ मैं आपको एक और बता दूं कि एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अगर अपने देखें तो वहाँ पर नलिकाओं का एक जाल मिलता है, वही जाल किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और सेल के सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, केंद्रक की जो झिल्ली है, लगातार उससे जुड़ी रहती है। कहाँ से,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस की जो झिल्ली है, केंद्र की झिल्ली है, लगातार ये क्या है, जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार एक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इसीलिए इसको अपने क्या कहते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसकी कंपोनेंट की बात करें तो जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी यहाँ पर एक अनब्रांच फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो अनब्रांच फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इनके व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें तो 40 से 50 नैनोमीटर ये व्यास की होती हैं और ये हमेशा क्या है, बंडल्स में मिलती हैं, फाउंड इन बंडल्स में मिलती हैं। और सिस्टर्नी की सरफेस के ऊपर बड़े गौर से देखें तो छोटे छोटे जो स्पॉट या बिंदु मिलते हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। सिस्टर्नी की सरफेस के ऊपर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, राइबोसोम है। इनकी सरफेस के ऊपर अनेक क्या है, राइबोसोम्स मिलते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है वेसिकल्स, इनको पुटिकाएं भी बोलती हैं। पुटिकाएं यहाँ पर जैसा आपको मालूम है स्टोरेज करने का काम करती है, संग्रह करने का काम करती हैं। शेप की बात करें तो इनकी आकृति कैसी होती है, ओवल और राउंडेड, लगभग ये गोलाकार आकृति की होती हैं बच्चों। और इनका जो डायामीटर है, व्यास है, तो लगभग 25 से लेकर 500 नैनोमीटर डायामीटर यानी इनका व्यास होता है। और जो वेसिकल्स हैं आल्सो कॉल्ड इज माइक्रोसोम्स, इनको अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम्स भी बोलते हैं। थर्ड जो इसका कंपोनेंट या घटक जो है वो है ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। नलिकाएं यहाँ पर कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिका की भांति होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये कैसी होती हैं, ब्रांच या शाखित होती हैं। ठीक है, और इनका जो व्यास है 50 से लेकर 100 नैनोमीटर डायामीटर की ये होती हैं। तो बच्चों इस प्रकार सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स तीनों ही मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करती हैं। बच्चों अब टाइप्स की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की हैं। दो प्रकार की कौन सी हैं, फर्स्ट जो है वो है RER, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या है, खुरदरी। सेकंड इज SER, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है खुरदरी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की है, चिकनी सतह वाली, और ये कौन सी है, रफ यानी खुरदरी सतह वाली। बच्चों ये खुरदरी सतह वाली क्यों होती हैं, ये चिकनी सतह वाली क्यों होती हैं। जो RER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सरफेस खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर अनेक क्या होते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं, और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही इनकी जो सरफेस है वो रफ होती हैं, खुरदरी होती हैं। और इनकी तुलना में SER की सरफेस देखें, ये स्मूथ होती है, चिकनी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वे नहीं होते, इसलिए इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, स्पॉट होती है, चिकनी होती हैं। ठीक है, और जो ये RER होती हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास स्थित होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास स्थित होते हैं, या यूं कहें कि ये केंद्रक के पास होती हैं, ये लगभग केंद्रक के समीप स्थित होती हैं। जबकि SER है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी अगर पोजीशन देखें, स्थिति देखें, तो न्यूक्लियर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो प्लाज्मा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक लगातार ये एक नेट लाइक यानी जालनुमा संरचना बनाती है। ठीक है,
जो RER हैं वे स्टेबल होती हैं, स्थायी होती हैं, जबकि SER नेचर में कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, अस्थायी होती हैं, या यूं कहें कि कम स्थायी होती हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं अपने राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RER। वही बात मैं रिपीट करने जा रहा हूं, RER की सरफेस के ऊपर राइबोसोम मिलते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण इनकी जो सरफेस है वो रफ होती हैं, खुरदरी होती हैं। लेकिन SER में राइबोसोम्स जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती, इसलिए इनकी सरफेस स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं। बच्चों, जो राइबोसोम्स जुड़े होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं, उनको जोड़ने का काम यहाँ कौन करता है? तो उनको जोड़ने का जो काम करता है उसको अपने बोलते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड, ये दोनों क्या करते हैं? राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जबकि SER में राइबोफोरिन फर्स्ट व सेकंड जैसी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टर्नी जो RER है उसमें सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स दोनों ही होते हैं, जबकि SER के अंदर क्या होती हैं? ओनली ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो बच्चों, ये था आपके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसके फंक्शन यानी इसके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।